बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th और सेकंड ईयर की बायोलॉजी की चैप्टर 2 में जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस उसको डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस के होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है। होम्योस्टेसिस जो है ये किस चीज़ को कहते हैं। होम्योस्टेसिस जो है ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रखता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। किस तरह, देखो हमारे बॉडी के जो है हम दो किस्म के एनवायरनमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए। एक जो है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसमें टिश्यूज जो है वो उसके सराउंडिंग में होता है, या टिश्यूज में बात करते हैं टिश्यूज सराउंडिंग। और वो ज्यादातर क्या होता है, लिम्फ होते हैं, या जो है हम उसको कहते हैं प्लाज्मा और प्लाज्मा। सही है। और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि उसके इर्द गिर्द जो भी उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है माहौल है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे जो भी लिम्फ है या जो हमारे पास प्लाज्मा है जो हमारे टिश्यूज को बात करता है वो उसका क्या है, वो उसका एनवायरनमेंट है। सही है। तो इसको ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। और जो हमारे बॉडी के आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। तो जब इन एनवायरनमेंट्स में चेंज आते हैं, सही है, इसमें चेंजेस आते हैं तो वही चेंजेस जो है हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट करता है और अपनी बॉडी को उन चेंजेस के मुताबिक जो है वो स्टेबल रखता है। सही है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी जो है इन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू जो है अपने आप को मेंटेन रखता है, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। सही है। तो होम्योस्टेसिस का डिफिनेशन किस तरह लिखेंगे, होम्योस्टेसिस का डिफिनेशन हम इस तरह लिखेंगे, द टेंडेंसी of an organism to maintain or regulate its internal stability in response to internal and external environment। सही है। ऑर्गेनिज्म की वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन रखता है, वो स्टेबल रखता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस जो है हमारे पास, इसके लिए, इसके मैकेनिज्म के लिए हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी में जो इसको कंट्रोल करते हैं, इसको प्रोसेस को जो है वो चलाते हैं। तो ये वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है, थ्री कंपोनेंट्स। नंबर 1 रिसेप्टर्स, जिसको हम सेंसर्स भी कह सकते हैं। सही है। नंबर 2 रेगुलेटर्स, सही है, और इसको सेट पॉइंट भी कहते हैं। नंबर 3 इफेक्टर्स, जो ज्यादातर ग्लैंड्स या मसल्स पे मुश्तमिल होते हैं। सही है। तो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, उसको वो सेंस करते हैं और वही इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, वो रेगुलेटर्स को भेज देते हैं। सही है। और रेगुलेटर जो है ये क्या करते हैं, उसमें एक सेट पॉइंट उस चीज के लिए मुकर्रर किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए कितना सेट पॉइंट लगा हुआ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अब अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये भी सेट पॉइंट से ऊपर गया, और अगर कम होगा तो ये सेट पॉइंट से नीचे आएगा। सेट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो ये इसको जो है क्या करता है, सेंस करता है, कहाँ भेजता है इंफॉर्मेशन, रेगुलेटर्स को भेजता है। रेगुलेटर्स क्या करते हैं, रेगुलेटर उस पर काम करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए वो
इफेक्टर्स को मैसेज भेज देते हैं। और यहाँ पे इफेक्टर ज्यादातर क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं या मसल्स होते हैं, वो उस पर काम करते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर स्वेट ग्लैंड्स जो है वो, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो क्या करते हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और स्वेट जो है वो रिलीज शुरू कर देते हैं। सही है। या मसल्स जो, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो फिर हमारे मसल्स को मैसेज भेज देते हैं और मसल्स फिर क्या करते हैं, ये श्रिंकिंग करते हैं। सही है, ताकि हमारी बॉडी को जो है वो हीट फील हो और उससे जो है वो हमारा टेम्परेचर फिर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो आ जाए। सही है। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है जिसके जरिए हमारी बॉडी जो है वो उस अपनी बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके मुताबिक वो इसको क्या करता है, उसको वो स्टेबल रखता है या जो है वो मेंटेन रखता है। सही है। अब इस कंपोनेंट्स अब ये कंपोनेंट्स जो है ये एक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है हमारी बॉडी जो है वो अपना जो होम्योस्टेसिस है या अपना जो टेंडेंसी है उसका कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रखे, उसके थ्रू वो करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है हम पढ़ते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये है द चेक एंड बैलेंस प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी। सही है। चेक एंड बैलेंस प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस का, उसको क्या कहते हैं, उसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या करते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपने बॉडी पे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आया है, तो वो किस तरह जो है उसको वो रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे या मेंटेन रखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी जो है वो कायम रखेंगे। सही है। तो इसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म जो है हमारे पास ये किस तरीके से करता है, तो 2 किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे पास जो कि हमारे बॉडी के लिए चाहिए होते हैं कि वो जो है अपना अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो स्टेबल रख सके। सही है। तो वो 2 किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन से, 2 टाइप्स है इसके। एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। सही है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो है जो है ये मेजॉरिटी या मोस्टली ये होता है। ठीक है। अब जो है हम नंबर बाय नंबर जो है दोनों को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे कहते हैं और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे कहते हैं। सही है। तो ज्यादातर मैंने आपको जैसे ही बताया कि ज्यादातर हमारी बॉडी में कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म होता है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये किस तरह होता है, हमारी बॉडी का जो है एक सेट पॉइंट होता है, उस पे उसने हर चीज का जो है वो सेट रखा हुआ होता है कि ये चीज जो है हमारे पास इतनी मिकदार में होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको यह एग्जांपल दे रहा हूँ टेम्परेचर का। टेम्परेचर के लिए हमारी बॉडी ने सेट पॉइंट जो रखा हुआ है वो कितना है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के लिए हमारी बॉडी ने सेट पॉइंट रखा हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। लेकिन ये टेम्परेचर बाज़ औक़ात एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये राइज होता है, बाज़ औक़ात ये डिक्रीज होता है। सही है। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इसको रेगुलेट करती है कि वापस ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। तो अगर ये इंक्रीज हुआ होता है तो बॉडी हमारी क्या करती है, इसको वापस लाती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या जो है अगर ये डिक्रीज हुआ होता है तो फिर बॉडी उसको इंक्रीज करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ये वाला मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, एक इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है बॉडी। सही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है ना, तो जो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है हमारी बॉडी में, जो मैकेनिज्म हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मीन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही है।
तो इसी तरीके से जो है हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसमें होता है। ठीक है, एक ये मैंने आपको टेम्परेचर का बताया। इसके अलावा मैं दूसरा आपको बता सकता हूँ, जो है हमारी बॉडी में एक होता है वाटर कंट्रोल सिस्टम जो होता है। हमारी बॉडी जो है वो वाटर को जो है वो कैसे मेंटेन करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में जो है पानी की मिकदार जो है उसमें कमी आ गई, सॉरी, अगर आपकी बॉडी की वाटर मिकदार में क्या हो गया, कमी आ गई, सही है, वो डिक्रीज पे चला गया, तो बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी जो है वो मैसेज भेज देते हैं। कहाँ पे मैसेज भेज देते हैं, वो आपको हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज देते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को जो है वो मैसेज भेज देता है, और वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एडीएच हार्मोन, विच एक्टिवेट्स हार्मोन कॉल्ड एडीएच हार्मोन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। सही है, तो इसका क्या काम होता है, अब आपकी बॉडी में पानी की कमी आ गई तो ये क्या करता है, ये एडीएच हार्मोन जो है आपके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है या डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है उसको मैसेज भेज देते हैं, उसको चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो परमिएबल हो जाते हैं और पानी को वापस जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, बॉडी को दे देते हैं। सही है, तो बॉडी को जो पानी होता है वो वापस आ जाता है, तो उसकी वजह यूरिन कम बनते हैं, यूरिन की शक्ल में पानी बाहर नहीं जाता, तो बॉडी का जो वाटर लेवल की कमी है वो उसको मेंटेन रखते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी पानी लेवल को फिर वापस जो है उस नॉर्मल मिकदार की तरफ लेके आ रहा है। सही है, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। इस तरह अगर आप इसका उलट देखें, तो अगर वाटर का आपका लेवल राइज हो गया बॉडी में, तो फिर ये क्या करता है, ये आपका एडीएच हार्मोन जो ये कम रिलीज होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और स्टॉप होने लगता है अगर बहुत ज्यादा हो पानी का लेवल। तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि जो आपके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह है उसके जो पोर होते हैं वो खुल जाते हैं और आपका पानी जो है वो पेशाब बन के बाहर निकलता है आपकी बॉडी से। तो अगर आपकी पानी का मिकदार बॉडी में ज्यादा हो गया तो ये क्या करता है, ये स्टॉप हो जाता है इसका रिलीजिंग, तो इसके स्टॉप होने से आपका पानी जो है वो यूरिन बन जाता है, बॉडी से निकल जाता है, तो पानी का मिकदार जो है वो बॉडी में कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल तक जो है वो आ जाता है। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, ज्यादा हो रहा है तो बॉडी कम कर रही है, कम हो रहा है तो बॉडी इसको ज्यादा कर रही है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। सही है, इसके अलावा दूसरा जो है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है तो उसको ये वापस नहीं लाता, बल्कि ये क्या करता है, इसको फर्दर इसको प्रोसेस को जो है वो एनहेंस करता है, ज्यादा करता है। सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम यूज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सही है, बॉडी जो है वो आपके ब्रेन को मैसेज भेज देते हैं कि क्या करे, ये कंट्रैक्शन ज्यादा करे कि बच्चा जो है वो तेजी से जो है वो पुश हो सके और बॉडी से जो है वो निकल सके। सही है, तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है ऑलरेडी कंट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया, ऊपर जा रहा है। सही है, और बॉडी इसके रिस्पांस में क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है, ये कंट्रैक्शन को और भी तेज कर देती है यूट्रस की। तो कंट्रैक्शन जो है अगर इतना हो रहा है तो वो फिर ज्यादा हो जाता है, तो जैसे ही वो ज्यादा हो जाता है तो जो बच्चा उसमें होता है वो आसानी से जो है पुश होता है और बॉडी से बाहर निकलता है। सही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूं तो वो है जब बच्चा जो है वो दूध पीता है। सही है, तो पहले से ही माँ की जो जहां पे जो है दूध पैदा होता है तो वो ऑलरेडी पैदा होने लगता है मेमोरी ग्लैंड्स में। सही है, तो दूध जो है वो ऑटोमेटिकली खुद पैदा होता है, लेकिन जब बच्चा जो है वो सकिंग शुरू कर लेता है और वो दूध पीता है तो क्या हो जाता है, वो बॉडी को मैसेज मिल जाता है, वो ब्रेन को मैसेज देता है कि अभी बच्चे को जो है वो दूध चाहिए, वो पी रहा है, तो उसके लिए दूध ज्यादा बनाना चाहिए। तो बॉडी वो ब्रेन क्या कर देते हैं, वो मैसेज भेज देते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, वो दूध को और भी ज्यादा पैदा करने लगते हैं। सही है, तो ऑलरेडी पैदा हो रहा है और वो और भी ज्यादा पैदा होने लगता है कि ताकि बच्चे के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो सके। सही है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब इसमें प्रोसेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस नहीं आ रहा, हो रहा है तो उसको और एनहेंस करता है और तेज कर रहा है।
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होती है, और इन दो प्रोसेस के जरिए जो है हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो है वो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो रिक्वायर्ड होता है उसको वो मेंटेन रखती है और स्टेबल रखती है। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।